देखिए, हम दो टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात किए थे। एक तो सिंपल जो सर्किट पे हो, दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्टेड हो इन बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटर पर, और थर्ड टाइप एक पूछता है कि जब कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद बैटरी को कनेक्टेड रखें और उसके प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें। मतलब पहले कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था और चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर रहे हैं। और दूसरा पूछता है कि डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को और तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना है। तो पूछता है कि चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर क्या फर्क पड़ेगा। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए चार्ज कर दिया और उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो किन किन बातों पर फर्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा, क्या वहीं रहेगा। तो अगर हमने चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी सी है या सी नॉट है, उसके प्लेट्स के बीच में एयर था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में अब ये टाइपिकल क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग दे सकता है। बाकी जो पैटर्न है क्वेश्चन का इसी तरीके से पूछा जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आफ्टर गिविंग अ चार्ज Q इंसर्ट किया, तो उस केस में चार्ज तो इसका कहीं जाने वाला नहीं है। जो चार्ज हमने दिया है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज हमने प्रोवाइड कर दिया वो चार्ज उस पर रहेगा। तो Q चार्ज हमने दिया, Q चार्ज इस पर क्या रहेगा, जितना हमने दिया था वो कहीं तो जाने वाला नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब Q तो वहीं रहा। हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट हम करते हैं तो इसकी कैपेसिटी K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो C डैश की वैल्यू क्या होगी, K टाइम्स C नॉट हो जाएगी। इस चीज से हम वाकिफ है। क्यों ऐसा हमने डिराइव किया था कि अगर किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, भाई कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फिजिकल शेप साइज, वी हैव चेंज द फिजिकल शेप साइज, वी हैव इंसर्टेड एन डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, दैट्स व्हाई द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विल बी K टाइम्स C नॉट हो जाएगा। तो चार्ज कहीं नहीं जाने वाला है, चार्ज वही रहेगा। Q डैश इक्वल्स टू क्या होगा, Q ही होगा, चार्ज वही रहेगा। C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, K टाइम्स C नॉट। ठीक है, इस केस में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, C नॉट। और इस बेसिस पर V अगर फाइंड करना चाहे आप, तो V इक्वल्स टू होगा Q बाई C या C डैश, Q डैश अपान C डैश। तो Q डैश इक्वल्स टू Q ही है और C डैश क्या है, K टाइम्स C नॉट। तो Q बाई C नॉट तो V था, ये V नॉट था। उस समय पोटेंशियल ये V नॉट हमने जनरेट किया था तब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तब। ठीक है, तो Q बाई C नॉट क्या हो जाएगा, V नॉट अब बाई K, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा K फैक्टर से, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल क्या लिखोगे, पोटेंशियल विल डिक्रीजेस एंड बिकम्स 1 बाई K टाइम्स इनिशियल पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया है बाई चार्जिंग, उसका 1 बाई K फैक्टर हो जाएगा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू E इंटू D होता है।
ऐसे भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करोगे तो चार्ज वही है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा E0/K। हम लोगों ने ये डिराइव किया था। आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करती है और कितनी हो जाती है E0/K, है कि नहीं। आप अगर कैपेसिटी का फार्मूला भी लिखें तो C डैश इक्वल्स टू Q/V होता है और V डैश इक्वल्स टू V0/K हो जाएगा। हालांकि इससे E0 नहीं कैलकुलेट होगा, आप इस तरीके से लिख दोगे कि E जो होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो वो क्या हो जाएगा E0/K, या V डैश इक्वल्स टू E डैश इंटू क्या होता है इंटू D, है कि नहीं। E डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E डैश इक्वल्स टू V डैश/D, और V डैश क्या है V0/K, और V0/D क्या हो जाएगा E0, E0 क्या हो जाएगा K। तो आप जैसे लिखो ऐसे लिख दो, अच्छा है ऐसे लिख दो। हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड गए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए, जैसे कि चार्ज हमने लिखा तो चार्ज क्या होगा, चार्ज उतना ही रहेगा, क्योंकि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज चेंज नहीं होगा। और हम डिस्कनेक्ट कर दें अगर बैटरी तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है K फैक्टर से, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी K फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, और कैपेसिटी K फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटी तो जाहिर सी बात है K फैक्टर से क्या होगी इंक्रीज करेगी इन ऑल केसेस, चाहे वो बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड। तो ये डिसकनेक्टेड इफ अ बैटरी इज डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग, चार्ज देने के बाद अगर बैटरी डिसकनेक्ट हो गई तब की ये बात है। अगर बैटरी कनेक्टेड रखते हो तब क्या होगा, अगर बैटरी कनेक्टेड रखते हो तब क्या होगा उसको सोचते हैं। एक बात तो फिक्स है कि जो कैपेसिटी होगा वो, अच्छा एक और चीज यहाँ पर एनर्जी मैंने नहीं बताया, एनर्जी क्या होगा ½ CV², तो ½C'(V') होगा। U की वैल्यू आप पहले क्या थी ½ C0 × V0², जरा देखते हैं फर्क क्या आया। ये U' है, U' इक्वल्स टू C' कितना है K टाइम्स C0, और V' कितना है V0/K, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ½ K टाइम्स C0 इंटू V0²/K²। अब ये K² एक K कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ½ C0 इंटू V0²/K। तो ये देखिए ये U0 है, ½ C0 इंटू V0², ये क्या है ये U की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा U/K। एनर्जी भी K फैक्टर से, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर K, एनर्जी लॉस होगी, कहने का मतलब K फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी अगर हम इंसर्ट करते हैं। ठीक, इसका मतलब यहाँ जो फील्ड है वो वर्क करेगा, और जितना वर्क करेगा उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी इस सिस्टम की। इसके बाद बात करते हैं जब बैटरी अगर कनेक्टेड रहे और तभी इंसर्ट करें तब क्या होगा, हम देखते हैं। अगर मान लो कि आप चार्ज करते हो, बैटरी वैसे ही कनेक्टेड है, बैटरी आपकी कनेक्टेड है, और तब इंसर्ट करते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, तो एक बात तो फिक्स है कि C' K टाइम्स C0 हो जाएगा। अच्छा, या C' इक्वल्स टू K टाइम्स C हम कह दे रहे हैं, जो भी कैपेसिटी था बिफोर इंसर्शन ऑफ
डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके बाद चार्ज की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम जब डिस्कनेक्ट किए थे तो पोटेंशियल क्या हो गया था, ड्रॉप हो गया था। तो कैपेसिटी जब कैपेसिटर की हम इंक्रीज कर दिए तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल और चार्ज, अगर सी की हम बात करें तो सी होता है Q/V। तो कैपेसिटी इंक्रीज हुई होगी तो दो बातें हैं, या तो चार्ज इंक्रीज हो गया या तो पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। तो पहले केस में तो मैंने बताया कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, चार्ज वही रहा। यहाँ पर चूंकि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो इसमें जो चार्ज होगा वो भी इंक्रीज कर सकता है क्योंकि बैटरी सप्लाई कर सकती है चार्ज। दूसरी बात, पोटेंशियल इसका चूंकि बैटरी कनेक्टेड है तो ना ही इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना पोटेंशियल इसके टर्मिनल के बीच था उतना पोटेंशियल हमेशा ये मेंटेन रखेगी दोनों प्लेट्स के बीच में, आइदर बाय सप्लाइंग एक्स्ट्रा चार्ज। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब, रियली होता क्या है, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर बैटरी कनेक्टेड है और तब इंसर्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहता है, लेकिन उतना ही पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए जितना कि पहले था बैटरी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करती है सिस्टम को। तो इस कैपेसिटर को एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेगी बैटरी, तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल सेम रहेगा। तो क्या कहोगे कि पोटेंशियल, ये तो फिक्स है K टाइम्स C हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल रिमेन सेम। मतलब V डैश इक्वल्स टू क्या होगा, V। तो चार्ज के बारे में लिखते हैं, what will be the value of charge, Q dash will be equals to what, हमने कहा कि इंक्रीज कर जाएगा तो जाहिर सी बात है Q डैश इक्वल्स टू C डैश इंटू V डैश हो जाएगा, और C डैश कितना है, K टाइम्स C इंटू V डैश कितना है, V। तो K टाइम्स CV हो जाएगा, और CV क्या है, Q। तो Q डैश इक्वल्स टू K टाइम्स Q। कहने का मतलब जो इनिशियल चार्ज है उस पे K फैक्टर से जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, K फैक्टर से चार्ज इंक्रीज हो जाएगा अगर बैटरी को कनेक्टेड रखें और तब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या हो गया, वोल्टेज मैंने बता दिया, कैपेसिटी के बारे में बता दिया, चार्ज क्या होगा, तो चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा जब कनेक्टेड रहेगा। उस समय क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा था, चार्ज सेम रह रहा था, कैपेसिटी इंक्रीज कर जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा और एनर्जी स्टोर्ड भी डिक्रीज करेगा। यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड फाइनली उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फिर वही चीज E डैश इक्वल्स टू क्या होगा, E डैश इक्वल टू, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इनट बाई K होगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, E इक्वल्स टू V बाई D होता है, तो V डैश अपान क्या होगा, D, और V डैश की वैल्यू क्या होगी, V अपान D। तो कहने का मतलब कि ये चार्ज इतना सप्लाई कर देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए V बाई डी ही आया, E डैश इक्वल्स टू क्या आया, E। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अब भी रहेगा। उस केस में क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जा रहा था, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेंटेन कर देगी कौन, बैटरी, बाई सप्लाइंग एक्स्ट्रा चार्ज। जो डिक्रीज होने वाला था उसको क्या कर देगी, मेंटेन, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल वही, इलेक्ट्रिक फील्ड वही, चार्ज इंक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज। ठीक है, तो ये है जब हम कनेक्टेड रखेंगे। अच्छा, एनर्जी की बात करते हैं, यू डैश की वैल्यू क्या होगी, यू डैश इक्वल्स टू हाफ
सी डैश इंटू वी डैश स्क्वायर, तो वी तो वहीं रहा और ये के फैक्टर से बढ़ जाएगा तो के टाइम्स सी इंटू वी स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, यू डैश इक्वल्स टू के टाइम्स यू। एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, के फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो ये है उस समय डिक्रीज कर रही थी एनर्जी स्टोर, इस समय इंक्रीज कर जाएगी के फैक्टर से। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिस पर कि पूछते हैं, वो कॉम्बिनेशन में भी दे देते हैं। तो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, किरचॉफ लॉ वगैरह बता देंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन भी एक दो करा देंगे, और उसी के साथ जब किरचॉफ लॉ वगैरह यूज करके क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछने का इस समय चलन है, जिसमें कि हम पार्शली किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज और जो भी सर्किट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगते हैं। तो इसके बाद एक टॉपिक मैंने कहा था कोरोना डिस्चार्ज, उसको हम डिस्कस कर लें। कहने का मतलब कि अगर मान लो दो स्फीयर है अलग अलग रेडियस का, अगर मान लो इनको हमने कनेक्ट कर दिया मेटालिक वायर से, जब हम कनेक्ट करेंगे मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर, तो कनेक्ट करेंगे तो जो चार्ज होगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने कहा कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हियर द चार्ज इज कैपिटल क्यू एंड हियर चार्ज इज स्मॉल क्यू। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट बिगर स्फीयर, V equals to Q upon 4 pi epsilon r कैपिटल R। अच्छा, दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, वहां पर भी क्या होगा, V equals to Q upon 4 pi epsilon r स्मॉल r, ये दोनों इक्वल होगा, Q upon 4 pi epsilon r कैपिटल R equals to Q upon 4 pi epsilon r स्मॉल r। अब देखिए ये 4 पाई एप्सिलॉन r 4 पाई एप्सिलॉन r कैंसिल, तो जो चार्ज का रेशियो होगा वो फाइंड करें, तो Q अपान कैपिटल Q इक्वल्स टू स्मॉल r अपान कैपिटल R। इसका मतलब जो चार्ज होगा स्मॉलर स्फीयर पर वो मतलब इन पर जो चार्ज होगा रेडियस के रेशियो में होगा। जैसे V क्या जो इस V R है जिसको कहते हैं कैपिटल R, तो V R इक्वल्स टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर करते हैं, एक R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी एक R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, Q अपान 4 पाई R स्क्वायर ये क्या होगा, सिग्मा R होगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बिगर स्फीयर, तो सिग्मा कैपिटल R इंटू कैपिटल R अपान एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई इंटू R स्क्वायर, इसको सरफेस एरिया ले लिया, सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। ऐसे ही V स्मॉल R क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा स्मॉल R इंटू स्मॉल r अपान एप्सिलॉन r। अगर इनको इक्वेट करें तो एक रिलेशन आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी में। चार्ज तो अब कितना चार्ज ट्रांसफर करता है इस पर डिपेंड करेगा Q की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अगर कैपिटल Q को हम ज़्यादा अगर एज्यूम करते हैं तो दो बातें हैं, रेडियस का रेशियो और चार्ज, दोनों पर डिपेंड करेगा एग्जैक्ट चार्ज की वैल्यू। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो अगर यहाँ से पोटेंशियल हम कहें कि वी आर इक्वल्स टू क्या होगा, वी ऑफ स्मॉल आर, तो आया कि रो कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर अपन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रो नहीं सिग्मा, सिग्मा स्मॉल आर इंटू कैपिटल स्मॉल आर अपन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो सिग्मा आर स्मॉल आर अपान, इसको नीचे ले जाओ, सिग्मा कैपिटल आर इक्वल टू क्या आएगा,
ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। इसका मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी स्मॉलर स्फीयर की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, है कि नहीं। जो स्मॉल स्फीयर है उसकी उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, तो हम क्या किए हैं, चार्ज कुछ भी था इन लोगों पर, इन लोगों को कनेक्ट कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो चार्ज है उस चार्ज के बेसिस पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखा, उससे ये रिलेशन मिल के आया। चार्ज हमने फाइंड कर लिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन है हमने निकाल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें, ई आर की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपान 4 पाई, इस सरफेस पे लिख रहा हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ई स्मॉल आर, ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। ये मेटालिक स्फीयर्स हैं, ठीक है, और उन पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेटालिक वायर हुआ है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है। अच्छा, इसको रो के टर्म में लिखें तो 4 पाई आर स्क्वायर को रो लिख देंगे, तो रो कैपिटल आर अपान एप्सिलॉन नॉट ये आएगा, सॉरी सिग्मा के टर्म में सिग्मा कैपिटल आर अपान क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा स्मॉल आर अपान क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इनको अगर डिवाइड कर दें कि ई आर स्मॉल आर अपान कैपिटल आर अगर फाइंड करना चाहें तो कितना आएगा, ये आएगा सिग्मा आर अपान सिग्मा कैपिटल आर। अब जरा देखो, इन्हीं के रेशियो में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो सिग्मा आर, और ये कितने के बराबर होगा, कैपिटल आर अपान स्मॉल आर। दैट मीन्स सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। जिसका ज़्यादा रेडियस होगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, और जिसका कम रेडियस होगा वहाँ पर एक तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये भी देखिए रेडियस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस। कहने का मतलब जिसका रेडियस कम वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा, मतलब पर यूनिट एरिया चार्ज की वैल्यू, चार्ज ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी के लिए ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है, अगर कोई जिगजैग शेप का कोई कंडक्टिंग पीस है, मेटालिक पीस है, तो वहाँ पर जो शार्पर प्लेसेस होंगे उसके सरफेस पर, वहाँ पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हम समझाते हैं कि क्या मिला हमें इससे। अब देखिए, अगर यहाँ पर ये भी फाइंड किया जाता है कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, अलग अलग चार्ज एज्यूम करके कि अलग अलग चार्ज दिया फिर कनेक्ट किया तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल सेम आएगा उन दोनों का, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। पोटेंशियल सेम करके आपको जितना चार्ज ट्रांसफर हुआ उसकी वैल्यू फाइंड करनी। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर कोरोना डिस्चार्ज डिस्कस किया जाता है। कोरोना डिस्चार्ज मतलब लीकेज ऑफ चार्ज इन एयर ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्टिंग पीस अराउंड इट। आप देखो कुछ इस तरीके से जिगजैग शेप है, ठीक है। तो जहां पर कहीं भी इसके सरफेस पर आप उसके सरफेस के एक छोटे पार्ट को लेके एक स्फीयर फॉर्म कर सकते हैं। इसी के कर्वेचर को लेके हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर। जहां फ्लैटेन होगा वहां पर बड़ा स्फीयर बनेगा, और जहां पर शार्प होगा वहां पर छोटा स्फीयर बनेगा। समझ में आ रही बात। तो इस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। जो उस सरफेस को पूरा एक बड़ा सा पार्ट है मेटल का, तो किसी भी पार्ट पर
उसके सरफेस का एक छोटा सा पार्ट लेके एक स्फीयर फॉर्म करो इमेजिनरी, जिसका की पार्ट उसका सरफेस हो, उस स्फीयर के रेडियस को उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, छोटा स्फीयर आप बना सकते हो, वहां शार्प एंड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी होगा वो यहाँ शार्पर एंड पर ज्यादा होगा, कुछ इस तरीके से, जबकि जो शार्प एंड नहीं है वहां पर रियर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अभी हमने फाइंड किया कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो शार्पर एंड होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो शार्प एंड्स हैं, शार्प पार्ट्स हैं, नैरोअर पार्ट है, वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा जब होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये इस जो कांटेक्ट में एयर होता है उस एयर को क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, पोलराइज कर देंगे। एयर मॉलिक्यूल जैसा डाइलेक्ट्रिक में मैंने बताया था, तो जो एयर मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो पोलराइज हो जाएगा, तो उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इस चार्ज की तरफ आएगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव पोर्शन होगा वो एलॉन्ग, अब मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इस तरीके से पोलराइज करेगा कि पॉजिटिव पार्ट दूर जाए, और उसका जो नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन होगा नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो दूर जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक जो बाहर मीडियम था उसका पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पर चार्ज लीक कर रहा है। कहने का मतलब वो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस कंडक्टिंग पीस, वो पॉजिटिव चार्ज रिलीज हुआ या दूर भग रहा है, तो उसी पॉजिटिव पर वो उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना कि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर जो न्यूट्रलाइज हुआ उसी को हम कहते हैं कि वो लीक हो गया, किसमें, एटमॉस्फेयर में। तो इसको लीकेज ऑफ चार्ज और कोरोना डिस्चार्ज, रियली कोरोना डिस्चार्ज तो जैसे थंडर जो आप आकाशीय बिजली देखते हो उसमें जो न्यूट्रलाइजेशन होता है इसी प्रोसेस से होता है। एक्चुअली इसको जो ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, डाइलेक्ट्रिक एयर मॉलिक्यूल या गैसेस मॉलिक्यूल, उसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होगा, ये पॉजिटिव पार्ट जो जाता है ऊपर, जैसे क्लाउड अगर रहेगा तो क्लाउड पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड रहता है, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ब्रेक कर जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब ये पॉजिटिव जो आयन है ये इधर मूव करेगा, ये नेगेटिव इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ न्यूट्रलाइज करेगा सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर, और क्लाउड में जाके ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। तो ऊपर बिजली चमकती है, ठीक है, वो बर्निंग होती है, और नीचे बर्निंग होती है वो पेपर में आता है, और ऊपर वाली बर्निंग रात्रि में आप देख लेते हो या दिन में भी जब भी बिजली चमक रही है। तो ये है कहानी कोरोना डिस्चार्ज की। दैट मीन्स कि कोई भी हायर डेंसिटी का कोई मेटालिक पीस है उस पर जो शार्पर एंड है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, दैट विल जनरेट so much electric field which can polarize the atmospheric air, which is acts like dielectric, and after generation of very high electric field, the molecule of that atmosphere breakdown, that is called dielectric breakdown, and
द सिमिलर चार्ज ऑन ए स्फीयर इज रिलीज्ड, दैट पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिलीज ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। वो तो आएगा नहीं इधर, तो ड्यू टू रिपल्सन ये रिलीज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज से डिस्चार्ज, और उसी चार्ज को हम कह रहे हैं लीक हो रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू लीकेज जो डिस्चार्जिंग हो रही है दैट इज कॉल्ड, लेकिन डिस्चार्जिंग होता नहीं, लीकेज से नहीं होता है, वो क्या है, नेगेटिव पार्ट न्यूट्रलाइज करता है, पॉजिटिव पार्ट ड्यू टू रिपल्सन दूर भागता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि लीक हो रहा है चार्ज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। तो टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी कराने होंगे। तो थर्ड चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर मैं रिटर्न होऊंगा कुछ कैपेसिटर कंटेनिंग जो सर्किट्स होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। अभी मैं किरचॉफ्स लॉ और वो व्हीटस्टोन ब्रिज इन कैपेसिटर नहीं पढ़ाऊंगा, वहाँ पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर पे अप्लाई करने बताऊंगा।